नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाल विकास की। मतलब एक बच्चा कैसे सीखता है, कैसे बड़ा होता है। पर रुकिए, इसे कोई बोरिंग किताबी टॉपिक मत समझिएगा। ये तो असल में हमारी अपनी कहानी है कि हम जो है वो कैसे बने। है ना कमाल की बात। ये एक ऐसी कहानी है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। कभी सोचा है कि कोई दोस्त बनाना कैसे सीखता है, या हमें डर क्यों लगता है, या फिर कोई पहेली देखते हैं दिमाग उसे सुलझाने में कैसे लग जाता है। ये जो रोज की बातें हैं ना, ये उस बहुत बड़ी और दिलचस्प यात्रा का बस एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम विकास कहते हैं। तो चलिए आज इसी सफर की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अच्छा, इस पूरे सफर को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा, यानी इसकी नींव से। आप विकास को एक तरह का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्डिंग का नक्शा होता है जो बताता है कि क्या, कब और कैसे बनेगा। यही ब्लूप्रिंट हमारे बड़े होने और बदलने का पूरा ढांचा तय करता है। जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ बच्चे के पहले कदम या पहले शब्द नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत लंबा सफर है जो पता है कब शुरू होता है, जन्म से भी पहले, और ये किशोरावस्था तक चलता रहता है। इसमें सब कुछ शामिल है, हमारा शारीरिक, दिमागी, इमोशनल और सोशल, हर तरह का बदलाव। और मजे की बात ये है कि ये जो बदलाव होते हैं ये यूं ही नहीं होते, इनमें एक पैटर्न होता है। हाँ, ये सच है कि हर कोई अपनी रफ्तार से बढ़ता है, लेकिन जो रास्ता है, जो पैटर्न है, वो लगभग सबके लिए एक जैसा ही होता है। कुछ नियम हैं जो हमारे विकास को एक दिशा देते हैं। तो सवाल ये है कि ये क्रम आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले आती है वृद्धि, जिसका सीधा सा मतलब है शरीर के साइज में बढ़त। इसके बाद आता है विकास, जो थोड़ा और गहरा है। इसमें हमारे स्किल्स और हमारी काबिलियत में बदलाव आते हैं। और आखिर में आती है परिपक्वता, मतलब हमारी जो अंदरूनी बायोलॉजिकल क्षमता है वो पूरी तरह से निखर कर सामने आती है। ये क्रम याद रखना जरूरी है, पहले वृद्धि, फिर विकास और फिर परिपक्वता। विकास के ना कुछ और भी बड़े मजेदार सिद्धांत है। एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत। भारी शब्द है पर मतलब बड़ा सीधा है। सिर से पैर की ओर। कभी एक छोटे बच्चे को ध्यान से देखा है? वो पहले अपने सिर को संभालना सीखता है, फिर धड़ को, और फिर कहीं जाकर चलना सीखता है ना? ये एक नेचुरल ऊपर से नीचे की तरफ होने वाला प्रोसेस है। लेकिन ये जो फिजिकल ब्लूप्रिंट है, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली जादू तो हमारे दिमाग के अंदर होता है। हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और सही गलत की समझ का एक पूरा संसार। तो चलिए अब इस अंदर की दुनिया में गोता लगाते हैं। और जब हम दिमाग के इस अंदरूनी दुनिया को समझने निकलते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, जीन पियाजे। उन्होंने उस पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल दिया जिसके मुताबिक बच्चे बस चुपचाप जानकारी सोखते रहते हैं। पियाजे ने कहा, नहीं, बच्चे तो छोटे वैज्ञानिक होते हैं जो सक्रिय रूप से दुनिया को देखकर, छूकर अपनी समझ खुद बनाते हैं। पियाजे ने बताया कि हमारा दिमागी विकास अलग अलग स्टेज में होता है। सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से लेकर करीब 2 साल तक चलती है। इस दौरान बच्चे अपनी इंद्रियों, मतलब देखने, सुनने, छूने से और अपने एक्शन से ही दुनिया को जानते हैं। वो चीजों को पकड़ेंगे, देखेंगे और हाँ, हर चीज को सीधा मुंह में डाल लेंगे। यही उनके सीखने का तरीका है। पर दुनिया को समझना सिर्फ चीजों को पहचानने तक ही सीमित नहीं है ना? इससे कहीं ज्यादा जरूरी है अपने अंदर एक नैतिक कंपास बनाना, मतलब सही और गलत के बीच का फर्क समझना सीखना। और यहीं से शुरू होती है नैतिक विकास की कहानी। इस फील्ड में लॉरेंस कोहलबर्ग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने इस बात पर रिसर्च की कि हमारी नैतिकता समय के साथ कैसे विकसित होती है, कैसे हम सिर्फ नियमों को मानने से आगे बढ़कर सिद्धांतों और मूल्यों की एक गहरी समझ तक पहुंचते हैं। और हाँ, जब दिमाग की बात हो रही हो तो बुद्धि या इंटेलिजेंस को कैसे भूल सकते हैं। शुरू में एल्फ्रेड बिने ने आईक्यू टेस्ट की शुरुआत की, जिसका मकसद था इंटेलिजेंस को एक नंबर में मापना। लेकिन फिर हावर्ड गार्डनर जैसे थिंकर आए और उन्होंने कहा, एक मिनट, बुद्धि तो कई तरह की होती है। सोचिए, एक म्यूजिशियन की म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एक एथलीट की फिजिकल इंटेलिजेंस, या किसी की लोगों को समझने की इंटेलिजेंस, ये सब अलग अलग हैं, पर हैं तो सब इंटेलिजेंस ही। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि दिमाग विकसित कैसे होता है, पर अब सवाल ये है कि ये नई चीजें सीखता कैसे है। चलिए अब सीखने के पीछे की साइंस पर फोकस करते हैं। बहुत ही सरल भाषा में कहें तो सीखना बस इतना है,
जब किसी अनुभव की वजह से हमारे व्यवहार में एक लगभग परमानेंट बदलाव आ जाए। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है अनुभव। सीखना कोई पैसिव चीज नहीं है जो बस हमारे साथ हो जाती है। नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम हिस्सा लेते हैं। तो फिर हम सबसे अच्छे तरीके से सीखते कैसे हैं? क्या सिर्फ रट्टा मारकर? ज्यादातर रिसर्च कहती है बिल्कुल नहीं। सबसे गहरी लर्निंग तब होती है जब हम अनुभव से सीखते हैं। मतलब जब हम खुद कुछ करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर उन गलतियों से सीखते हैं, तब वो ज्ञान हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। जाहिर है, सीखने का कोई एक तरीका सब पर लागू नहीं होता। हम सब अलग हैं और यही व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। हमारी दिलचस्पी किस चीज में है, हमारी नेचुरल काबिलियत क्या है और यहाँ तक कि हमारा सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, ये सब इस बात पर असर डालता है कि हम कितनी जल्दी और कितने अच्छे से कोई चीज सीखते हैं। सीखने को समझाने के लिए कई अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे स्किनर का व्यवहारवाद कहता है कि हम इनाम और सजा से सीखते हैं। दूसरी तरफ वाइगोत्स्की जैसे सामाजिक रचनावादी कहते हैं कि सीखना असल में एक सोशल प्रोसेस है। हम दूसरों के साथ बातचीत करके ज्ञान बनाते हैं। और इन सब के बीच एक बहुत जरूरी चीज है मोटिवेशन। ये वो अंदरूनी आग है जो सीखने की पूरी प्रक्रिया को रफ्तार देती है। अब इन सभी सिद्धांतों का असली मतलब तब समझ आता है जब हम इन्हें क्लासरूम में लागू होते हुए देखते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब बातें आज की शिक्षा को कैसे बदल रही हैं? पहले के समय में ज्यादातर शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती थी। मतलब टीचर जानकारी देते थे और स्टूडेंट्स उसे सुनते थे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बाल केंद्रित या रचनावादी अप्रोच की तरफ। इसमें फोकस इस बात पर होता है कि स्टूडेंट्स खुद प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज के जरिए अपनी समझ बनाएं। इस नए मॉडल में टीचर का रोल भी बदल गया है। वो अब सिर्फ लेक्चर देने वाले नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर यानी सूत्रधार बन गए हैं। एक गाइड जो हर स्टूडेंट के सीखने के अनोखे सफर को समझता है और उनकी जरूरतों के हिसाब से उनकी मदद करता है। इसी सोच का एक बहुत ही शानदार नतीजा है समावेशी शिक्षा का आइडिया। इसका सिद्धांत बहुत सरल लेकिन गहरा है। हर स्टूडेंट को, चाहे उसकी क्षमताएं या चुनौतियां कुछ भी हों, सीखने का बराबर का मौका मिलना चाहिए। सीधी सी बात है, मकसद ये है कि कोई भी पीछे ना छूटे। और सीखने के इस पूरे सफर में एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, बस एक चीज, और वो चीज है फीडबैक। लेकिन रुकिए, फीडबैक का मतलब आलोचना करना या दूसरों से तुलना करना नहीं है। अच्छे फीडबैक का सिर्फ एक ही मकसद होता है, गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने में मदद करना, ताकि सीखने वाला और बेहतर बन सके। ये विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अगर हम ये मानते हैं कि हर किसी का दिमाग एक अनोखे ब्लूप्रिंट जैसा है और हर कोई अपने तरीके से सीखता है, तो फिर हमें अपने स्कूलों को, अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदलना चाहिए? कैसे हम हर किसी की असली क्षमता को बाहर ला सकते हैं